हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नार्कोस मेक्सिको सीजन 2 एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 5 तक। अगर आपको सीजन 1 का क्विक रिकैप चाहिए तो मैं सीजन 1 वाला प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने सीरीज नहीं देखा है तो ये वीडियो पहले मत देखिए, पहले सीरीज को देख लीजिए फिर ये वीडियो देखिए। नार्कोस मेक्सिको सीजन 2 एपिसोड 1 शुरू होता है और हमें दिखता है कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ग्वाडलाहारा जलिस्को मेक्सिको के लोकल पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलके एक आदमी का किडनैप करता है। बाद में पता लगता है कि उस आदमी का नाम है डॉक्टर डेल्गाडो। आपको याद है किकी कैमरीना, जिसको टॉर्चर करके मर्डर किया गया था। इस डॉक्टर ने किकी कैमरीना के टॉर्चर के टाइम पे, ताकि वो बेहोश ना हो जाए, इसलिए उसको बार बार इंजेक्शंस दिया था। डीईए के बंदे डॉक्टर डेल्गाडो का इंटरोगेशन करते हैं ताकि उनको कार्टेल के खिलाफ कोई प्रूफ या कोई क्लू मिले। दूसरी तरफ फेलिक्स अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा होता है, जहाँ पे उसके लिए काम करने वाले देश के अलग अलग जगह से सारे ड्रग लॉर्ड्स आते हैं। बोला जा सकता है ऑलमोस्ट मेक्सिको के सारे कार्टेल्स उसके लिए काम करते हैं। इनमें से एक है सिनालोआ कार्टेल। सिनालोआ कार्टेल का जो लीडर है उसका नाम है हेक्टर पाल्मा, और हेक्टर पाल्मा के नीचे एक बंदा काम करता है जो बाद में जाके बहुत ही बड़ा ड्रग लॉर्ड बनने वाला है। वो है मिस्टर एल चापो। अभी एल चापो खुद बिजनेस में नहीं आया है, वो बस काम करता है हेक्टर पाल्मा के लिए। एल चापो भी फेलिक्स के पार्टी में आता है। उसके पार्टी में दूसरे बड़े बड़े लोग भी आते हैं, जैसे सरकार के टॉप लेवल के बंदे। लेकिन फेलिक्स जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है वो है कोलंबिया के काली कार्टेल, और काली कार्टेल की तरफ से आ पहुंचता है पाचो हेरेरा। थोड़ी बहुत हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद एक्चुअल बिजनेस शुरू होता है। उनका बिजनेस मॉडल जो सीजन 1 में मैंने अच्छे से बताया था, वो ऐसा है कि कोलंबिया की तरफ से उनका प्रोडक्ट आता है जो मेक्सिको में फेलिक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है अमेरिका तक। यानी प्रोडक्ट बनता कोलंबिया में है, बेचना है उसे अमेरिका में, और कोलंबिया से अमेरिका तक अपने अलग अलग रास्ते से भेजता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो करता है फेलिक्स। उनका एग्रीमेंट कुछ ऐसा है कि एक बार जो प्रोडक्ट कोलंबिया से बाहर निकल गया, उसके बाद उसका पूरी जिम्मेदारी फेलिक्स के ऊपर है। प्रोडक्ट के ऊपर अगर कुछ भी होता है तो फेलिक्स जिम्मेदार है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम शुरू हुआ था मैक्सिकन कार्टेल और कोलंबियन कार्टेल के बीच। दरअसल काली कार्टेल फेलिक्स को काफी टाइम से पैसा पे नहीं कर रहा था, जिसके कारण से वो डेट बढ़ के ऑलमोस्ट $200 मिलियन तक पहुंच गया था। फेलिक्स पाचो हेरेरा को बोलता है कि तुम पैसा पे कब करोगे, मेरे बंदे मेरे को पूछ रहे हैं। फेलिक्स के पैसा मांगने पर पाचो हेरेरा कुछ ऐसा बोलता है कि देखो, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है वो मुझे पता है। तुम्हें पैसों की जरूरत है डीईए एजेंट्स को संभालने के लिए। डीईए अपने एजेंट्स डबल करवा रहे हैं। वो अपने एजेंट्स डबल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुमने उनका एक एजेंट किकी कैमरीना को टॉर्चर करके मर्डर किया है, और ये गलती तुमने खुद किया था। तो तुम्हें पैसा मांगने पर नहीं मिलेगा, जब मैं दूंगा तब मिलेगा। फेलिक्स भले ही मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, लेकिन अभी भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि कोलंबियंस को उल्टा जवाब दे सके। डीए के बंदों के इंटरोगेशन करने पर डॉक्टर डेल्गाडो के मुंह से एक नाम निकलता है, कैप्टन सर्गियो वर्डिन। कैप्टन सर्गियो वर्डिन डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल सिक्योरिटी यानी डीएफएस का एक एक्स ऑफिसर था और एक एक्टिव ड्यूटी इंटेलिजेंस ऑफिसर था। लेकिन जो मेन काम इसने किया है वो है कैमरीना का टॉर्चर। यानी कैमरीना का टॉर्चर करने वाला जो बंदा था वो है कैप्टन सर्गियो वर्डिन। डीईए को जब ये बात पता लगा तो वो लोग कैप्टन वर्डिन के पीछे पड़ गए और उसको फाइनली पकड़ लिया। कैप्टन सर्गियो वर्डिन को जब किडनैप करके वो लोग लेके आए, उसका इंटरोगेशन के टाइम पे उन लोगों को एक बात पता चला कि उस डॉक्टर की तरह उतनी आसानी से वर्डिन कुछ बोलने वाला नहीं था। कैप्टन वर्डिन एक प्रोफेशनल था। डीए के बंदों के इंटरोगेशन के टाइम पे वो पहले ही बोल दिया था कि देखो भाई, मेरे को पता है तुम लोग मेरा किडनैप करके ज्यादा दूर तक लेके नहीं आए हो, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट तक ही गाड़ी चलाया था। और दूसरी बात, उसके जितने हाई लेवल तक कनेक्शंस था, कुछ ही टाइम में उसको ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं। तो ही वाज लाइक, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। डीए के बंदे उससे कुछ निकालने के लिए उसको बुरी तरीके से मारते हैं, वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। उसका उंगली काट देता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। फिर फाइनली उनका एक बंदा फ्रस्ट्रेटेड होकर कैप्टन वर्डिन के पेट में गोली मार देता है। डीए के बंदे कैप्टन वर्डिन को बोलता है कि कुछ ही टाइम में वो वहां पे मरने वाला है, तो अगर उसको जिंदा रहना है तो किसी का नाम बताए, उसके बाद ही ये लोग उसको डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। फाइनली पेट पे गोली खाने के बाद कैप्टन वर्डिन के मुंह से एक नाम निकलता है, मिस्टर जूनो रूबेन आर्से। मिस्टर जूनो आर्से कौन था? देखो, किकी कैमरीना का जो टॉर्चर हुआ था वो प्रॉपर्टी जूनो आर्से का था। मातामोरोस, तमौलिपास,
नाम का एक जगह है जहाँ पे फेलिक्स जाता है एक बंदे से मिलने जिसका नाम है जुआन नेपोमुसेनो गुएरा। यहाँ पे सीरीज के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा अलग है एक्सेंट के कारण। जुआन अभी भी फेलिक्स के लिए काम नहीं करता है। फेलिक्स मातामोरोस पहुंच के जुआन से मिलता है और बोलता है कि तुम मेरे यूनियन को ज्वाइन करो। देखो, फेलिक्स कंप्लीट कंट्रोल चाहता था और अगर जुआन उसे ज्वाइन करता है तो उसे वो कंप्लीट कंट्रोल मिल जाएगा और कंप्लीट कंट्रोल मिलने के बाद फेलिक्स के हाथ में इतना पावर आ जाएगा कि वो कोलंबियन कार्टेल के सामने अपना डिमांड कर सके। देखो, प्रोडक्ट जो कोलंबिया में बन के मेक्सिको के थ्रू होके अमेरिका तक पहुंचता है, अमेरिका में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितने कोलंबियंस मौजूद है उससे ज्यादा मैक्सिकन्स मौजूद है। इसलिए अगर ट्रांसपोर्टेशन का कंप्लीट कंट्रोल फेलिक्स के हाथ में आ जाएगा तो बोला जा सकता है कि बिजनेस का अल्टीमेट बॉस फेलिक्स बन जाएगा। ये सुनने के बाद जुआन एग्री करता है फेलिक्स को ज्वाइन करने के लिए और जो फेलिक्स चाहता था वो कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। जुआन गुएरा, ये नाम थोड़ा याद रखो, कुछ टाइम के बाद ये फिर से आएगा। डीईए को जब जूनो आर्से के बारे में पता चला वो लोग उसको पकड़ने के लिए निकल गए, लेकिन जूनो आर्से के पास अपना खुद का बहुत बड़ा एक विला है जिसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे गार्ड्स मौजूद हैं। लेकिन ऑपरेशन लिएंडा के अंदर जितने बंदे काम कर रहे थे सीधा जाके हमला करके जूनो आर्से को पकड़ नहीं सकता था। इसीलिए वो लोग एक प्लान करते हैं कि जूनो आर्से के प्रॉपर्टी के बाहर वो लोग घूम रहे थे। ये देखने के बाद जूनो आर्से को लगा कि मोस्ट प्रोबेबली वो लोग प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए, तो इसलिए चांस रहते ही उसको भाग निकलना चाहिए। तो वो अपने घर से बाहर निकल के भागने का कोशिश करता है और वो जाके अपने जेट में उठता है जिस जेट में ऑलरेडी डीए के बंदे मौजूद थे। यानी खुद को बचाने के लिए जूनो आर्से अपने घर से बाहर भागने का कोशिश करता है जिसके कारण से ही वो पकड़ा जाता है। जूनो आर्से का जो अंकल था वो मैक्सिकन गवर्नमेंट का बहुत ही टॉप लेवल का बंदा था। वो फिलहाल डिफेंस मिनिस्टर था और मैक्सिको का होने वाला अगला प्रेसिडेंट था और सबसे बड़ी बात वो फेलिक्स के लिए काम करता था। जूनो आर्से फेलिक्स के ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही टॉप लेवल का बंदा था और उसके पकड़े जाने के बाद फेलिक्स का ये टेंशन आ जाता है कि अगर डीए के इंटरोगेशन में वो सब कुछ बोल देता है तो वो तो खुद भी पकड़ा जाएगा। फेलिक्स अपना बंदा कैल्ड्रोनी को बोलता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फेलिक्स को टीवी में एक न्यूज दिखता है जिसके बाद पूरा गेम चेंज होने वाला है। उसको दिखता है कि एक प्लेन को शूट किया गया है। वो प्लेन किसका है और उस प्लेन में क्या लेके जाया जा रहा था फेलिक्स को मालूम है। फेलिक्स उस टाइम पे एक प्लान सोचता है। दूसरी तरफ जब डीईए के बंदे जूनो आर्से को इंटरोगेट कर रहे थे तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जूनो आर्से ने डीईए के सामने सब कुछ बता दिया। उसने डीईए को बता दिया कि कैमरीना को टॉर्चर करने का जो ऑर्डर आया था वो फेलिक्स ने दिया था और यही बात वो कोर्ट के सामने भी बताने वाला है। जब जज के सामने कोर्ट में जूनो आर्से पूरे देश को बताएगा कि कैमरीना को टॉर्चर करने का ऑर्डर दिया था फेलिक्स ने, तो फेलिक्स का तो गेम खत्म। तो वो दिन आता है, जूनो आर्से को कोर्ट में पूछा जाता है कि जब कैमरीना को टॉर्चर हुआ था क्या वो प्रॉपर्टी तुम्हारा था? उसने जवाब दिया हाँ। उसको पूछता है कि क्या कैमरीना को टॉर्चर करने का ऑर्डर फेलिक्स ने दिया था? वो बोलता है नहीं। ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि उसको अमेरिकन एजेंट से सीआईए बोलता है ऐसा बोलने के लिए। सीआईए जूनो आर्से को ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि फेलिक्स सीआईए का एकदम टॉप लेवल का एक बंदे के साथ एक डील करता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकन एजेंसी सीआईए को फेलिक्स के साथ डील करना पड़ा? द ईरान कॉन्ट्रा अफेयर, ये हॉस्टेजेस के बदले में वेपन्स को ट्रेड करने का एक एग्रीमेंट था। वो प्लेन जो शूट डाउन हुआ था वो इन्हीं वेपन को कैरी करके ले जा रहा था। वो प्लेन जो शूट डाउन हुआ था वो मत्ता नाम का एक बंदे का था और मत्ता फेलिक्स का दोस्त था। तो टीवी में जब उसने वो न्यूज देखा उसके दिमाग में ये आइडिया आया। वो मत्ता को बोलता है कि तुम्हारा जो एक दोस्त है सीआईए में, मुझे उससे कनेक्ट करवा दो। मत्ता पूछता है क्यों? फेलिक्स बोलता है कि डीए के बंदों को संभालने के लिए मैं उनको पैसा पे करूंगा। तो मत्ता उसको सीआईए के साथ कनेक्ट करवा देता है। तो फेलिक्स सीआईए के उस बंदे से जाके मिलता है लेकिन उसको पैसा पे नहीं करता। फेलिक्स उसको कुछ मैप्स दिखाता है और बोलता है कि ये मैप है तुम्हारा जो वेपन एग्रीमेंट है उसका नया रूट। फेलिक्स उस सीआईए के बंदे को बोलता है कि देखो कि मत्ता का प्लेन जो तुम्हारे चीजों को कैरी कर रहा था वो शूट डाउन हुआ है। इवेंचुअली वो इन्वेस्टिगेशन तुम तक पहुंच ही जाएगा। तो जब यूएस कांग्रेस को पता चलेगा कि तुम इस टाइप का काम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम की बात होगी। और दूसरी तरफ डीईए के बंदे मेरे पीछे पड़े हैं, तो क्यों ना हम एक डील करते हैं। तुम्हारा जो ये वेपन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और इसके बदले में डीईए को सीआईए संभालेगा। तो मत्ता कहाँ पे जाएगा? वो प्लेन क्रैश जो हुआ था उसके कारण मत्ता को पकड़वा देते हैं। इससे क्या होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा और ये वेपन कॉन्ट्रैक्ट का जो डील है वो फेलिक्स अपने ही किसी फर्जी कंपनी में छुपा देगा। मत्ता फेलिक्स को अपना अच्छा दोस्त मानता था, उसी ने फेलिक्स को सीआईए तक कनेक्शन करवा दिया और फेलिक्स ने भी अपनी दोस्ती अच्छी निभाई। जैसे ही वो सीआईए तक पहुंच गया आपस में डील कर लिया
और माता को पकड़वा दिया। इसी डील के अकॉर्डिंग CIA DEA को फोर्स करता है कि उनका जो ऑपरेशन है, जिसके तहत वो लोग फेलिक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसका नाम था ऑपरेशन लिएंडा, उसको बंद करवा देते हैं और ये भी श्योर करता है कि जुनो अर्से कोर्ट में फेलिक्स के खिलाफ कुछ ना बोले। और फेलिक्स का प्लान सक्सेसफुल हुआ। जुनो अर्से कोर्ट में फेलिक्स के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता। कैप्टन कैल्डेरोनी, ये वही बंदा है जो सीजन 1 में फेलिक्स को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, लेकिन बाद में वो भागने देता है और उसके बाद वो फेलिक्स के ही ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि वो एक्चुअली डबल एजेंट का काम कर रहा था। वो फेलिक्स को ज्वाइन करता है ताकि अंदर से कार्टेल का इनसाइड इंफॉर्मेशन निकाल सके। कैल्डेरोनी ऑपरेशन लिएंडा का जो टीम लीडर था, जिसका नाम था वॉल्ट, उससे मिलता है। वो वॉल्ट को बोलता है कि हम मिलके काम कर सकते हैं, मैं तुम लोगों को कार्टेल के अंदर से सीक्रेट इनसाइड इंफॉर्मेशन देता रहूंगा और हम मिलके काम कर सकते हैं और फेलिक्स को पकड़ सकते हैं। तो कैल्डेरोनी DEA के उस टीम के साथ मिल जाता है और वो लोग मिलके नजर रखते हैं टिजुआना कार्टेल और सिनालोआ कार्टेल में। यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है। अभी सिनालोआ कार्टेल में है एल चापो। अभी एल चापो कोई बहुत बड़ा नहीं बना। टिजुआना कार्टेल का जो लीडर है उसका नाम है बेंजामिन एरेलानो फेलिक्स और सिनालोआ कार्टेल का जो लीडर है उसका नाम है हेक्टर पाल्मा। दोनों ही कार्टेल काम करता है फेलिक्स के लिए। एल चापो के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। वो जमीन के नीचे से एक सुरंग खोदता है। एल चापो वो सुरंग इसलिए खोदता है क्योंकि फेलिक्स ने सिनालोआ कार्टेल को फोर्स किया था कि उन्हें टिजुआना कार्टेल को एक टैक्स पे करना होगा। अभी तक सिनालोआ कार्टेल अपना बहुत सारा लोड टिजुआना कार्टेल पे रखा था, लेकिन टिजुआना कार्टेल और सिनालोआ कार्टेल के बीच का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए टिजुआना कार्टेल का लीडर बेंजामिन फेलिक्स को कॉल करता है और बोलता है कि सिनालोआ कार्टेल अपने सामान टिजुआना कार्टेल में नहीं रख सकता। तब फेलिक्स बोलता है कि अगर सिनालोआ कार्टेल टिजुआना कार्टेल के एसेट्स को यूज करता है तो सिनालोआ कार्टेल को टैक्स पे करना होगा ऑलमोस्ट 10% का। लेकिन सिनालोआ कार्टेल टैक्स पे करने वालों में से नहीं था, इसलिए वो लोग क्या करता है कि अपना सारा सामान टिजुआना कार्टेल से उठा के लेके आता है सिनालोआ कार्टेल में। उसके बाद एल चापो सोचता है कि क्यों ना वो एक सुरंग खोदे, जमीन के नीचे से एक टनल जो मैक्सिको के नीचे होके अमेरिका से ऊपर उठेगा और उसी टनल से वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका तक पहुंचा रहेंगे। एल चापो अपने बंदों के साथ वो सुरंग खोदने लगता है और ये सब जो हो रहा था, कैल्डेरोनी ये चीजें जाके बोलता है DEA के बंदों को। वो लोग इनके ऊपर पहले से नजर रख रहे थे। जब ये बात टिजुआना कार्टेल का लीडर बेंजामिन को पता लगा, वो अपना बंदा रमोन को भेजता है। रमोन वहां पे पहुंच के उस टनल में बॉम्ब फेंक देता है। एल चापो के ऊपर ये जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो मरता नहीं। दूसरी तरफ जब डॉन जुआन फेलिक्स के साथ मिल जाता है तो फेलिक्स को वो पूरा कंट्रोल मिलने के बाद वो अपना एक बंदा एमाडो कैरियो फुएंटेस के साथ पैनामा जाता है काली कार्टेल से मिलने के लिए और काली कार्टेल की तरफ से आता है पाचो हेरेरा। फेलिक्स वहां पे इसलिए जाता है क्योंकि फेलिक्स सोचता है कि जो कोलंबिया से प्रोडक्ट आता है उसका बहुत बड़ा परसेंटेज वो खुद अपने पास रखेगा एज ए रिटेल बिजनेस, यानी वो पोर्शन जो वो खुद अपने पास रखेगा उसको वो अपने हिसाब से बेचेगा। यानी सिंपली बोले तो पाचो हेरेरा को फेलिक्स ये बोलना चाहता था कि अल्टीमेट बॉस वो है। लेकिन इससे पहले कि ये सब फेलिक्स बोल सके, पाचो हेरेरा उससे पहले ही फेलिक्स को बोलता है कि काली कार्टेल ने एक मैक्सिकन बंदे के साथ डील किया है, वो भी फेलिक्स की तरह कोलंबियंस के प्रोडक्ट को स्मगल करवाएगा। यानी फेलिक्स को जो लगा था कि माता के हट जाने के बाद मैक्सिको का वो अकेला ड्रग लॉर्ड है, वो एक्चुअली गलत था। ये उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। लेकिन इससे भी बड़ा शौक वो था जब पाचो हेरेरा ने उसे उस बंदे का नाम बताया जिसके साथ काली कार्टेल ने डील किया था, और उस बंदे का नाम है डॉन जुआन। जी हाँ, वही बंदा जिसके साथ फेलिक्स ने कुछ टाइम पहले डील किया था। यानी फेलिक्स ने जो सोचा था कि उसके पास एक मोनोपोली है, वो एक्चुअली कभी था ही नहीं। लेकिन अभी क्योंकि उसने खुद मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया था तो उसको कुछ तो बोलना था। पाचो हेरेरा ने जब उससे पूछा कि तुमने हमें बुलाया क्यों है, तो बस उस टाइम पे उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो बोलता है कि वो अपना कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है। यानी वो ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहता है काली कार्टेल से ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके, और वो एक ऐसा अमाउंट के साथ एग्रीमेंट करता है जिसका कैपेसिटी फेलिक्स के पास नहीं था। जब फेलिक्स वापस आता है तो वो डॉन जुआन को कॉल करता है और फेलिक्स को धोखा देने के कारण जुआन को जान से मार डालने की धमकी देता है। लेकिन जुआन फेलिक्स से बिल्कुल भी नहीं डरता। ये बात फेलिक्स को थोड़ा अजीब लगा। वो अपना बंदा एलाजुल को बोलता है कि पता करो ऐसा क्या हुआ कि इसमें इतना हिम्मत आ गया कि मेरे सामने खड़ा हो सके। एलाजुल को पता लगता है और जब उसने फेलिक्स को बताया उसका होश उड़ गया। जुनो रुबेन आर्से, इस बंदे को तो DEA ने अरेस्ट करवा लिया, लेकिन इस बंदे का जो अंकल था, जो मैक्सिको का उस टाइम का डिफेंस मिनिस्टर था और अगला होने वाला प्रेसिडेंट था, उसका फेलिक्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। लेकिन क्या होता है कि वो जिस पार्टी को बिलोंग करता है वो पार्टी नहीं चाहता कि किसी ऐसे बंदे को वो लोग प्रेसिडेंट के लिए खड़ा करे जिसका कोई एक रिलेटिव अमेरिकन जेल में है। इसलिए उस बंदे को प्रेसिडेंट के कैंडिडेट से हटा देता है और एक नया बंदा आता है
ये जो प्रेसिडेंट के लिए नया कैंडिडेट आया, इसका अपना एक हिस्ट्री है। अपने बचपन में ये मातामोरोस तमौलिपस नाम की एक जगह पे समर हॉलीडेज बिताने जाता था। उसका फादर खुद एक पॉलिटिशियन था और उसके फादर का बहुत अच्छा कनेक्शन था मातामोरोस का एक लोकल बिजनेसमैन के साथ। और मातामोरोस का वो लोकल बिजनेसमैन कौन था? डॉन जुआन गुएरा। यानी सिंपली बोलने से फेलिक्स के हाथ से सबसे इंपॉर्टेंट बंदा उसका चला गया, और जो नया बंदा आया उसका कनेक्शन किसी ऐसे बंदे के साथ है जो फेलिक्स का दुश्मन है। फेलिक्स का गेम धीरे धीरे बिगड़ रहा था, लेकिन उसका गेम इतना बिगड़ कैसे गया? सबसे पहले हुआ किकी कैमरीना का मर्डर, फिर पकड़ा गया उसका बंदा राफा और नेटो। एक्चुअली इन दोनों को फेलिक्स खुद ही पकड़वा देता है, लेकिन फिर भी उसके बाद उनका इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है, ऑपरेशन लेंडा शुरू होता है। फिर पकड़ा जाता है वो डॉक्टर जिसने कैमरीना के टॉर्चर में हेल्प किया था, फिर पकड़ा जाता है वो बंदा जिसने वो टॉर्चर किया था, फिर पकड़ा जाता है वो बंदा जिसके घर में वो टॉर्चर हुआ था। फिर फेलिक्स के हाथ से निकल जाता है उसका सबसे पावरफुल बंदा जो मैक्सिको का प्रेसिडेंट बनने वाला था, और जो नया बंदा आता है उसका कनेक्शन ऐसे बंदे के साथ है जो फेलिक्स का दुश्मन है। यानी सिंपली बोलने से फेलिक्स का गेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी एपिसोड्स को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा द गॉडफादर की तीनों मूवीज। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।